नमस्कार, मैं हूँ रजनीश। राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हम यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं। यह जून 2009 का पेपर है। इस पेपर में हम न केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे बल्कि उससे संबंधित अन्य तथ्यों के बारे में भी जानेंगे। यह पेपर यूजीसी नेट के एग्जाम के अलावा टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर जीआईसी इत्यादि एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर ये मेरे बारे में दिया हुआ है और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है जिसमें कि आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी अन्य सीरीज हुई हैं आप उन्हें भी उसमें देख सकते हैं, जैसे पॉलिटिकल थियरी की सीरीज है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है। तो इन सारी सीरीज को आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है, आदर्श शासक के कर्तव्यों का विवरण निम्नलिखित में से किस में दिया गया है? ऑप्शन ए है प्लेटो का रिपब्लिक, बी है अरस्तु का पॉलिटिक्स, ऑप्शन सी है महाभारत का शांति पर्व और ऑप्शन डी है रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इन चारों किताबों में से जो प्लेटो की रिपब्लिक है उसमें आदर्श शासक के बारे में बताया गया है कि आदर्श शासक को कैसा होना चाहिए। प्लेटो के रिपब्लिक में ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2। एक व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है किंतु अपनी पैतृक संपत्ति की हानि को नहीं, यह किसने कहा? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मैकियावेली, ऑप्शन बी है हॉब्स, ऑप्शन सी है लेनिन और ऑप्शन डी है माओ। इसका सही उत्तर होगा मैकियावेली। यह कथन मैकियावेली का है कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है लेकिन अपनी पैतृक संपत्ति की हानि को नहीं। प्रश्न क्रमांक 3। निम्नांकित में से समुदायवादी दार्शनिक कौन है? ऑप्शन ए अर्नेस्ट बार्कर, ऑप्शन बी मॉरिस कैन्स्टन, ऑप्शन सी फ्रेडरिक हेयक और ऑप्शन डी माइकल सैंडल। तो इसका सही उत्तर होगा माइकल सैंडल। माइकल सैंडल समुदायवादी दार्शनिक है। सैंडल हैं, वाल्जर हैं, मैकिंटायर हैं, तो इन्हें समुदायवादी दार्शनिक कहा जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 है, क्रेडो ऑफ रेलिवेंस किसका प्रमुख नारा था? ऑप्शन ए है व्यवहारवाद, ऑप्शन बी है उत्तर व्यवहारवाद, ऑप्शन सी है उत्तर उदारवाद और ऑप्शन डी है उत्तर आधुनिकतावाद। तो इसका सही उत्तर होगा क्रेडो ऑफ रेलिवेंस जो है वह उत्तर व्यवहारवाद का नारा था, यानी ऑप्शन बी इसका सही होगा। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5। राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान पर किसके द्वारा दृढ़तापूर्वक बल दिया गया? ऑप्शन ए है डेविड ट्रूमैन, ऑप्शन बी है गैब्रियल आमंड, ऑप्शन सी है जॉन रॉल्स और ऑप्शन डी है मॉरिस वर्जर। इसका सही उत्तर होगा जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स जिनकी किताब थ्योरी ऑफ जस्टिस, इन्होंने न्याय के सिद्धांत के बारे में बताया और इन्होंने राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान पर भी बल दिया। ऑप्शन सी जॉन रॉल्स। आगे है, निम्नांकित में से किसने अपने अवधारणात्मक ढांचे में गोल चेंजिंग और लर्निंग की अवधारणाओं का उपयोग किया? गोल चेंजिंग और लर्निंग ये संप्रेषण सिद्धांत से संबंधित हैं और इसका ऑप्शन देख लेते हैं। कार्ल ड्यूस, डेविड ईस्टन, हटिंगटन और फ्रेडरिक्स। तो इन चारों में से सही उत्तर होगा कार्ल ड्यूस, छठवें का ए कार्ल ड्यूस, जो कि गोल चेंजिंग और लर्निंग से संबंधित हैं। आगे है प्रश्न क्रमांक 7। निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकन संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए जेबी निषेधाधिकार यानी पॉकेट वीटो, बी है सामूहिक उत्तरदायित्व, सी है सीनेट का शिष्टाचार और डी है फिलीबस्टरिंग। तो इसका सही उत्तर होगा सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब होता है कि संसद के प्रति जो भी मंत्री परिषद के सदस्य हैं, मंत्री इत्यादि हैं, वह संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, किंतु अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में संसद के प्रति मंत्री उत्तरदायी नहीं होते, वह केवल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यानी वहाँ पर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका पूर्ण रूप से अलग अलग है, मतलब पूर्ण रूप से पृथक्करण वहाँ पे अपनाया गया है। तो सामूहिक उत्तरदायित्व अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था का अंग नहीं है बल्कि ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था का अंग है या भारत की राजनीतिक व्यवस्था का अंग है। तो सातवें का सही उत्तर होगा बी सामूहिक उत्तरदायित्व। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 है आपके सामने, निम्नांकित में से कौन संसदों की जननी कहलाती है? तो ऑप्शन ए है भारतीय संसद, बी है यूएस कांग्रेस, सी है ब्रिटिश संसद और डी है स्विस संघीय सभा। तो इसका सही उत्तर होगा ब्रिटिश संसद। ब्रिटिश संसद को
विश्व भर में संसदों की, पार्लियामेंट्स की जननी कहा जाता है, मदर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। और इसका कारण यह है कि सबसे पहले ब्रिटेन में ही संसद की स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 9, द्वितीय सदन के सदस्यों का चुनाव किस देश में इकाई के लोगों द्वारा किया जाता है। प्रश्न यह पूछ रहा है कि जो सेकेंड चेम्बर ऑफ पार्लियामेंट है या हाउस है, तो उसमें उसके सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा कहाँ कहाँ होता है। तो भारत में सेकंड चेम्बर ऑफ पार्लियामेंट क्या है, वह है राज्यसभा। तो भारत में तो राज्यसभा का चुनाव जनता के द्वारा नहीं बल्कि विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है। प्रश्न में पूछ रहा है कि इन चार ऑप्शन भारत, यूएसए, स्विट्जरलैंड और यूके यानी ब्रिटेन, इन चारों में से कौन से देशों का समूह है जहाँ की इनका चुनाव जनता के द्वारा होता है। तो भारत में नहीं होता है बल्कि यह होता है यूएसए और स्विट्जरलैंड में। अमेरिका और स्विट्जरलैंड दो ऐसे देश हैं जहाँ की राज्यसभा जो वहाँ की है, यानी सेकंड जो चेम्बर ऑफ पार्लियामेंट है, उसके सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, दूसरा और तीसरा, यूएसए और स्विट्जरलैंड। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 10 पूछता है कि एक पार्टी सिस्टम को, एक पार्टी व्यवस्था को व्यापक एक पार्टी सिस्टम, संकीर्ण एक पार्टी सिस्टम और सत्तावादी या अथॉरिटेरियन एक पार्टी सिस्टम में किसने वर्गीकृत किया है। मतलब प्रश्न यह पूछ रहा है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने कि सिंगल पार्टी सिस्टम को 3 भागों में बांटा, व्यापक पार्टी सिस्टम, संकीर्ण एक पार्टी सिस्टम और सत्तावादी एक पार्टी सिस्टम। ऑप्शन देख लेते हैं, जेम्स जब, डुवर्जर, ऑप्शन सी है जॉन ब्लांडेल और ऑप्शन डी है ला पालाम्बारा। तो इसका सही उत्तर होगा जेम्स जब। जेम्स जब ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल पार्टीज में यह बताया कि जो सिंगल पार्टी सिस्टम है उसमें 3 भाग हो सकते हैं। पहला है एक पार्टी व्यापक एक पार्टी सिस्टम, दूसरा संकीर्ण एक पार्टी सिस्टम और तीसरा सत्तावादी एक पार्टी सिस्टम। तो इसका सही उत्तर होगा जेम्स जब, 10वें का ए। 11वां है, भारत की संसद में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। संयुक्त अधिवेशन तब बुलाया जाता है जबकि किसी साधारण विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा के बीच में सहमति न हो, और उसकी अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन ए है भारत का राष्ट्रपति, बी है भारत का उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है लोकसभा का अध्यक्ष और ऑप्शन डी है भारत का न्यायाधीश। तो इसका सही उत्तर होगा लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 12, न्यूनतम जनसंख्या बताइए जिसके नीचे संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम के प्रावधान के अनुसार मध्यस्थ स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता। यानी अगर किसी राज्य की जनसंख्या इससे कम है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख और 35 लाख, इनमें से कोई एक ऑप्शन चुनना है। अगर किसी राज्य की जनसंख्या इससे कम है तो वहाँ पर 2 स्तर की ही पंचायत होगी, मध्यवर्ती स्तर नहीं होगा। तो वह कौन सी जनसंख्या है, वह जनसंख्या है 20 लाख की। अगर किसी भी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो वहाँ पर 2 ही स्तर होंगे, मध्यवर्ती स्तर नहीं होगा। आगे है, निम्नांकित में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं है। तो स्वराज पार्टी से संबंधित कौन लोग थे और कौन लोग नहीं थे, यही यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए है मोतीलाल नेहरू, बी है CR दास, ऑप्शन सी है वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी है विट्ठल भाई पटेल। तो इसका सही उत्तर होगा वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल इससे संबंधित नहीं थे, बाकी कितने कौन कौन लोग थे, मोतीलाल नेहरू, CR दास और विट्ठल भाई पटेल, यह स्वराज पार्टी से संबंधित थे। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 14, निम्न में से किस आयोग ने पिछड़े वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान की थी। क्रीमी लेयर या मलाईदार परत इसको कहते हैं, मतलब वो लोग जो कि पिछड़े वर्ग में भी संपन्न है, शैक्षिक और सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जो आर्थिक रूप से संपन्न है पिछड़े वर्ग में, उसकी पहचान किसने की थी। तो इसका सही उत्तर होगा इसका पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए BP मंडल आयोग, ऑप्शन बी रामनंदन आयोग, ऑप्शन सी काका कालेलकर आयोग और ऑप्शन डी मुंगेरी लाल आयोग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए BP मंडल आयोग। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 15 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 15 क्या कहता है, निम्नांकित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है। 4 कमेटी दी गई हैं, इनमें से कौन संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। पहला है राजमन्नार समिति रिपोर्ट, दूसरा है सरकारी आयोग, तीसरा पश्चिम बंगाल का सरकार का ज्ञापन और चौथा इंद्रजीत गुप्ता समिति।
तो इसमें इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है वह केंद्र राज्य संबंध से नहीं बल्कि चुनाव सुधारों से संबंधित है। ऑप्शन डी इंद्रजीत गुप्ता कमेटी। बाकी तीनों केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित हैं। 16वां प्रश्न है, स्पिल ओवर की अवधारणा किस सिद्धांत में मिलती है? स्पिल ओवर का मतलब होता है कि जब एक किसी बड़े मुद्दे के लिए जो कि एक से अधिक राज्यों को प्रभावित करता है उसके लिए एकत्रित होना। तो इसकी यह इंटरनेशनल रिलेशन की अवधारणा है। इसमें इसका संबंध किस अवधारणा से, किस सिद्धांत से है? ऑप्शन ए है सिक्योरिटी कम्युनिटीज, ऑप्शन बी क्षेत्रीय एकीकरण, ऑप्शन सी यथार्थवाद और ऑप्शन डी रचनात्मकतावाद। तो इसका सही उत्तर होगा क्षेत्रीय एकीकरण यानी ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 17, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इतिहास में वार टू एंड वार यानी युद्ध को खत्म करने के लिए किया गया युद्ध, यह किससे संबंधित है? प्रश्न क्रमांक 17 ऑप्शन पढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध, ऑप्शन बी है द्वितीय विश्व युद्ध, ऑप्शन सी है कोरियन युद्ध और ऑप्शन डी है वियतनाम युद्ध। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रथम विश्व युद्ध को यह माना जाता था, यह कहा जाता था कि यह युद्ध को खत्म करने के लिए किया गया युद्ध था। हालांकि यह भी एक भ्रम है, भ्रम की स्थिति जो कि प्रबुद्ध लोगों द्वारा फैलाई गई। असल में जो प्रथम विश्व युद्ध था वह देशों के बीच कॉलोनीज पर कब्जा करने के लिए किया गया युद्ध था। तो इसलिए वार टू एंड वार यह शुरुआत में ज़रूर था, जो कि उत्तराधिकार का युद्ध बनाना और बाकी चीज़ें, पर इसमें कॉलोनीज पर कब्जा करना एक महत्वपूर्ण कारण था। तो प्रश्न क्रमांक 17 का सही उत्तर होगा प्रथम विश्व युद्ध, वार टू एंड वार। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 18, क्षेत्रीय सदस्यता और सामान्य उद्देश्य के साथ अंतःशासकीय संगठन का उदाहरण निम्नांकित में से कौन है? अब यहाँ पर दो बातें हैं, क्षेत्रीय सदस्यता यानी पूरे विश्व भर के लोग इसके सदस्य नहीं होंगे, और सामान्य उद्देश्य मतलब इसका कोई एक विशेष उद्देश्य नहीं है, एक सामान्य उद्देश्य है। तो ऐसा कौन सा संगठन है? तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए है यूएनओ, ऑप्शन बी है डब्ल्यूएचओ, ऑप्शन सी है नाटो और ऑप्शन डी है सार्क। तो सबसे पहले यूएनओ को देखते हैं, तो इसकी तो वैश्विक सदस्यता है, तो ये तो होगा नहीं। डब्ल्यूएचओ की भी सदस्यता वैश्विक है। नाटो की सदस्यता क्षेत्रीय है, लेकिन इसका उद्देश्य सामान्य नहीं है बल्कि यह सैनिक उद्देश्य यानी एक विशेष उद्देश्य के साथ है। चौथा ऑप्शन है सार्क। सार्क ही इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि इसका उद्देश्य सामान्य है, और सामान्य मतलब आपसी सहयोग, और इसकी सदस्यता क्षेत्रीय, केवल दक्षिण एशियाई राज्य इसके राष्ट्र ही इसके सदस्य बन सकते हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 19, निम्नांकित में से किसने नव न्यायसंगत युद्ध सिद्धांत की बात कही? किसने न्यू जस्ट वार डॉक्ट्रिन का प्रतिपादन किया? ऑप्शन ए है थॉमस सेलिंग, ऑप्शन बी है बैरी बोजान, ऑप्शन सी है आइनिस क्लॉड और ऑप्शन डी है जॉर्ज बुश। तो नव न्यायसंगत युद्ध या न्यू जस्ट वार डॉक्ट्रिन का संबंध है जॉर्ज बुश से। ये अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं। शक्ति संतुलन के सिद्धांत का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए युद्ध, ऑप्शन बी यथापूर्व स्थिति, ऑप्शन सी असंतुलन और ऑप्शन डी संतुलन। यह प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है, 2006 से 2008 तक के पेपर में। आप पेपर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ज़्यादातर प्रश्न प्रीवियस ईयर से संबंधित रहते हैं या प्रभावित रहते हैं, तो आप इसीलिए एक एक करके पेपर को सॉल्व करें और उन्हें याद रखें, जिससे कि आपको आगे की परीक्षाओं में काम दे। तो इसका सही उत्तर होगा यथापूर्व स्थिति। प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर ऑप्शन बी, शक्ति संतुलन का संबंध यथापूर्व स्थिति से है। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 21, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है डॉइट वाल्डो, ऑप्शन बी है हर्बर्ट साइमन, ऑप्शन सी है एल्टन मेयो और ऑप्शन डी है मैक्स वेबर। तो इसका सही उत्तर होगा डॉइट वाल्डो। डॉइट वाल्डो की पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट थी। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 22, प्रशासन अब इतना विशाल क्षेत्र बन गया है कि प्रशासन दर्शन अब जीवन दर्शन के समीप आ गया है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है मार्शल ई डिमार्क, पॉल एच एपलबी और ऑप्शन सी है एल डी वाइट और ऑप्शन डी है डब्ल्यू एफ विलोबी। तो इन चारों में से सही उत्तर होगा पॉल एच एपलबी। इनका कथन था प्रशासन अब इतना विशाल क्षेत्र बन गया है कि प्रशासन दर्शन अब जीवन दर्शन के समीप आ गया है, ऑप्शन बी पॉल एच एपलबी। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 23। प्रश्न क्रमांक 23 है, लोक निगम प्रकार का प्रशासन क्या हासिल करने की चेष्टा करता है? लोक निगम का मतलब कि सरकारी कंपनियां। अब यह लोक निगम का प्रशासन किस चीज़ के लिए है?
कारोबारी दक्षता, बी है नौकरशाही की लोकतांत्रिक वैधता, ऑप्शन सी है प्रशासन में लोगों की सहभागिता और ऑप्शन डी है सार्वजनिक जवाबदेहिता के साथ कारोबारी दक्षता का मिश्रण। तो इसका सही उत्तर होगा सार्वजनिक जवाबदेहिता के साथ कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण। अब सार्वजनिक जवाबदेहिता का मतलब हुआ कि सरकार के अंतर्गत ये सरकार के अधीन काम करेंगी ये लोक निगम, लेकिन जिस तरह से प्राइवेट कंपनियां कारोबारी दक्षता के साथ काम करती हैं उसी तरह यह भी करेंगी। तो दोनों का एक मिश्रण है, प्राइवेट और सरकारी का, लेकिन इस पर नियंत्रण सरकार का रहेगा। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। लोक निगम का मुख्य उद्देश्य यही है, मुख्य लक्ष्य। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा उत्तम शासन का सार है? उत्तम शासन के लिए क्या जरूरी तत्व है, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? ऑप्शन ए है विधि का शासन और नियमित चुनाव, ऑप्शन बी है नियमित चुनाव और नौकरशाही की कमी, ऑप्शन सी है विधि का शासन और वैश्वीकरण, ऑप्शन डी है पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन। तो इसका सही उत्तर होगा पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 25। निम्न भारतीय राज्यों में राज्य ने भारत में लोकायुक्त का कार्यालय सर्वप्रथम स्थापित किया। 4 ऑप्शन है, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार और उड़ीसा। इन चारों में से किसने सबसे पहले लोकायुक्त का कार्यालय यानी ऑफिस स्थापित किया? लोकायुक्त अधिनियम नहीं, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य था जिसने कि लोकायुक्त का कार्यालय स्थापित किया था। अब इसमें उड़ीसा के साथ आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्यों? क्योंकि उड़ीसा में सबसे पहले लोकायुक्त का अधिनियम पारित किया गया था, लेकिन लोकायुक्त का कार्यालय सबसे पहले महाराष्ट्र में 1972 में आया। उड़ीसा में लोकायुक्त का अधिनियम 1968 में आया, लेकिन 1983 में कार्यालय की स्थापना हुई। तो 25वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, महाराष्ट्र 1972 में यह स्थापित हुआ। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 26। प्रश्न क्रमांक 26 है, नीचे दिए गए कोड की सहायता से राजनीति विज्ञान में निम्नांकित उपागमों के उद्भव को कालानुक्रमिक अनुक्रम बताइए। मतलब ये जो 4 उपागम दिए गए हैं वह किस क्रम में उत्पन्न हुए, इसके बारे में बताना है। पहला है उत्तर व्यवहारवाद, उसके बाद है संरचनात्मक प्रकार्यवाद, उसके बाद है समुदायवाद और उसके बाद है नव उदारवाद। इन चारों का क्या क्रम रहा है, किस क्रम में ये आए, यह बताना है। तो सबसे पहले आता है संरचनात्मक प्रकार्यवाद, यानी इसको हम क्रम दे देते हैं नंबर 1। दूसरे नंबर पे आता है उत्तर व्यवहारवाद, सबसे पहले आता है संरचनात्मक प्रकार्यवाद, दूसरे नंबर पे आता है उत्तर व्यवहारवाद, तीसरे नंबर पे समुदायवाद और चौथे नंबर पे नव उदारवाद। तो इस तरह से 26वें का हमने क्रमानुसार निर्धारित कर दिया है, 2, 1, 3 और 4। तो 2, 1, 3 और 4 आता है ऑप्शन सी में, यानी 26वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 27। प्रश्न क्रमांक 27 में 4 पुस्तकें दी हुई हैं। इन चारों पुस्तकों को उनके प्रकाशन के वर्ष के हिसाब से व्यवस्थित करना है। पहला है अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, तो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है 1925 में। 1925 में ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक का प्रकाशन हुआ। उसके बाद द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, यह पुस्तक आई थी 1992 में, 1992। तीसरा है द टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट, यह पुस्तक 1689 की है, 1689 1689। और उसके बाद है एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, नाजिक की पुस्तक है, इसका प्रकाशन हुआ था 1974 में, 1974, 1974। अब इस हिसाब से इसे व्यवस्थित कर सकते हैं। सबसे पहले 1689 यानी टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट, यानी ऑप्शन तीसरा सबसे पहले इसमें होगा, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक, आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 28। यहाँ पर 2 सूचियाँ दी हुई हैं, दोनों को मिलान करना है। पहले में विचारकों का नाम है और दूसरे उनसे संबंधित जो विचार हैं उसका है, तो मिलान कर लेते हैं। सबसे पहले रूसो का संबंध है सामान्य इच्छा के सिद्धांत से, रूसो सामान्य इच्छा का सिद्धांत। लॉक का संबंध है शासितों की सहमति, यानी जनता की सहमति से शासन चलाना। हीगल का संबंध है पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा,
यह राज्य की परिभाषा में हीगल कहता ही है कि यह पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। और चौथा है रॉल्स। रॉल्स का संबंध अज्ञानता के पर्दे से है। इसने न्याय सिद्धांत में इसका प्रयोग किया था। तो इस तरह से हमने चारों का मिलान कर लिया है। ए का संबंध तीसरे से है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। आगे चलते हैं। अगर आपको पहले में नहीं मिलता तो दूसरे तीसरे चौथे को भी मिलान करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 29। निम्नलिखित में से दो सूचियां दी हुई हैं, दोनों का मिलान करना है। सबसे पहले है आगत निर्गत विश्लेषण। तो आगत निर्गत विश्लेषण का संबंध किससे है? यह संबंध है डेविड ईस्टन के साथ, यानी व्यवस्था सिद्धांत। संभ्रांत वर्ग का संचरण, यह भी प्रीवियस ईयर पेपर में हमने अभी बताया है आपको। संभ्रांत वर्ग का संचरण पैरेटो से संबंधित है। तीसरा है अल्पतंत्र का लौह नियम, तो यह रॉबर्ट माइकल या मिचेल से संबंधित है। चौथा है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम, इसका संबंध है गैब्रियल आमंड से। तो इस तरह से हमने चारों का मिलान कर लिया है। ए का दूसरा है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 30 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 30 है, यहाँ पर भी दो सूचियाँ दी हुई हैं। डेविड ईस्टन का संबंध किससे है? डेविड ईस्टन का संबंध है राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम या सिस्टम थियोरी से। तो यह भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कई बार इसकी चर्चा हुई है। सी राइट मिल्स का संबंध किससे है? तो मिल्स का संबंध है शक्ति अभिजन से, यानी पावर एलीट से। तीसरा है जीडीएच कोल। जीडीएच कोल का संबंध गिल्ड समाजवाद से है। यह जो पूर्ववर्ती समाजवादी थे, जिन्हें स्वप्नदर्शी या काल्पनिक समाजवादी कहा मार्क्स ने, उसी में से जीडीएच कोल भी थे। तो इनका संबंध गिल्ड समाजवाद से है। उसके बाद है डेरिडा। डेरिडा का संबंध उत्तर आधुनिकतावाद से है। तो हमने चारों का मिलान कर लिया है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए का मिलान चौथे से हुआ है, तो ए का मिलान चौथे से और बी का मिलान तीसरे से हुआ है। तो चौथा और तीसरा ऑप्शन ए सही होगा। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 31 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 31 आपके सामने है। नीचे दो सूचियां दी हुई हैं और उन्हें मिलाना है। वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत, इससे संबंधित सरोकार क्या थे? तो वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत में सब महत्वपूर्ण इसमें कार्य क्या किए गए थे कि कार्य विधियों का मानकीकरण किया गया था। ऑप्शन तीसरा। इसके बाद मानव संबंध सिद्धांत। मानव संबंध सिद्धांत में अनौपचारिक समूहों की कार्यकारिता पर ध्यान दिया गया था। निर्णय सिद्धांत में समग्र में से एक विकल्प को चुनने की बात कही गई थी। और क्लासिकी सिद्धांत का संबंध प्रशासन के सिद्धांतों से है, जैसे वो हेनरी फ्योल वगैरह ने सिद्धांत दिए थे, 14 सिद्धांत और बाकी चीज़ें। तो यह प्रशासन के सिद्धांतों का संबंध क्लासिकी सिद्धांत से है। तो इस तरह से हमने चारों का मिलान कर लिया है। ए का संबंध तीसरे से है और बी का संबंध दूसरे से है। तो तीसरा और दूसरा। सी का संबंध चौथे से है। सी का संबंध चौथे से है। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही होगा। तो जोड़ी मिलाने के लिए आपको एक दो ऑप्शन या तीन ऑप्शन में पता चल जाएगा कि कौन सा उत्तर सही होगा। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 32। प्रश्न क्रमांक 32 में दो सूचियां दी हुई हैं और इनका आपस में संबंध बताना है कि कौन से, पहली सूची में कुछ सिद्धांत हैं और दूसरी सूची उससे संबंधित विचारकों से है या लेखकों से है। तो आगे देखते हैं। सामाजिक संबंध का संबंध किससे है? इसका संबंध है गिडेन से। सामाजिक संबंध का संबंध गिडेन से है। दूसरा है विश्व अर्थव्यवस्था का एकीकरण। विश्व अर्थव्यवस्था का एकीकरण जो है वो गिडपिन से संबंधित है। क्षेत्रीयकरण का संबंध शॉल्टे से है, या शॉल्ट जो भी पढ़िए आप। और समय क्षेत्र दबाव का संबंध हार्वे से है। तो इस तरह से चारों का मिलान हमने कर लिया है। ऑप्शन ए का दूसरा और बी का तीसरा, दूसरा और तीसरा, इस तरह से ऑप्शन डी सही होगा। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 33 की तरफ। 33। यहाँ भी दो सूचियाँ दी हुई हैं। पहला है वैश्विक सदस्यता और सामान्य उद्देश्य। तो वैश्विक सदस्यता और सामान्य उद्देश्य कौन वाले संगठन के साथ है? तो यूरोपियन यूनियन तो है नहीं, क्योंकि इसकी क्षेत्रीय सदस्यता है। दूसरा है यूएनओ। तो ये यूएनओ ही होगा, क्योंकि इसकी वैश्विक सदस्यता है, सारे देश सदस्य बन सकते हैं। और सामान्य उद्देश्य है, यानी विश्व में शांति स्थापित करना और वैश्विक संबंधों को ठीक रखना, बहुत सारे इसके सामान्य उद्देश्य हैं। तो ए का मिलान होगा यूएनओ के साथ। क्षेत्रीय सदस्यता और सामान्य उद्देश्य। तो क्षेत्रीय सदस्यता तो यूरोपियन यूनियन की भी है और उद्देश्य भी इसके सामान्य है। तो बी का ऑप्शन यूरोपियन यूनियन। तीसरा है क्षेत्रीय सदस्यता और सीमित उद्देश्य। तो यह तो
NATO नाटो के साथ जाएगा, क्योंकि इसका क्षेत्रीय सदस्यता भी है और सीमित उद्देश्य है, केवल सैनिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। चौथा है वैश्विक सदस्यता और सीमित उद्देश्य, तो यह ILO यानी लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, श्रम संघ जो है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इससे संबंधित है, क्योंकि इसकी सदस्यता तो वैश्विक है, सारे विश्व के सभी देश जुड़ते हैं इसमें, लेकिन यह केवल लेबर से संबंधित ही काम करता है, यानी ILO का संबंध सीमित उद्देश्य है। तो इस तरह से हमने चारों का मिलान कर लिया है, ए का दूसरा और बी का पहला, दूसरा और पहला, यानी ऑप्शन ए सही होगा। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 34 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 34 आपके सामने है, दो सूचियां दी हुई हैं, पहले और दूसरे को सुमेलित करना है। रीगा की सूक्ति, यानी रीगा की, यहाँ पर यह रीगा की जो सूक्ति है इसका किससे संबंधित है यह बताना है। तो रीगा की सूक्ति का संबंध है शीत युद्ध के उद्भव से। 1947 के आसपास इसे मुख्य रूप से माना गया था कि इससे विश्व युद्ध को बढ़ावा मिला, और रीगा की सूक्ति का संबंध है शीत युद्ध के उद्भव से। उसके बाद दूसरा है, रीगा की सूक्ति के बाद है सिनाट्रा सिद्धांत। सिनाट्रा सिद्धांत का संबंध है पूर्वी यूरोपियन मित्र राष्ट्रों से। पूर्वी यूरोपियन मित्र राष्ट्रों का मतलब है कि वो राष्ट्र जो कि वार्सा पैक्ट को पहले मानते थे। तो 1989 के आसपास रूस का यह कहना था कि जो पूर्वी यूरोपीय मित्र राष्ट्र है जो कि वार्सा पैक्ट के अंतर्गत हैं, और वो अपने विदेश नीति को अपने हिसाब से, इंटरनेशनल रिलेशन को अपने हिसाब से निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है। तो एक तरह से वार्सा पैक्ट में जो कंट्रोल था उसे धीरे धीरे ढीला किया गया, उसे धीरे धीरे कम किया गया। तो सिनाट्रा सिद्धांत का संबंध पूर्वी यूरोपीय मित्र राष्ट्रों से है जो कि वार्सा पैक्ट से जुड़े हुए थे, रूस के साथ जुड़े हुए थे, USSR के साथ जुड़े हुए थे। तीसरा है माल्टा सम्मेलन। माल्टा सम्मेलन का संबंध है शीत युद्ध के अंत से, क्योंकि इसमें अमेरिका और रसिया दोनों के बीच में आपस में संबंध बने। यह भी 1989 में ही है, और दोनों के आपसी संबंधों के कारण शीत युद्ध का अंत हुआ। चौथा है जिनेवा उपसंधि। जिनेवा उपसंधि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद आई थी, जिसमें कि रासायनिक अस्त्रों के उपयोग पर अवैध, मतलब उनको प्रतिबंधित करना था और उन्हें अवैध घोषित करना था। तो 1928 से ये प्रभाव में आई जिनेवा उपसंधि या जिनेवा प्रोटोकॉल। तो इस तरह से चारों का मिलान हमने कर लिया है। ए का तीसरा है, ए का तीसरा, यानी ऑप्शन ए सही होगा। रीगा की सूक्ति, सिनाट्रा की सिद्धांत, माल्टा संधि और जिनेवा उपसंधि। तो इस तरह से चारों का मिलान हमने कर लिया है। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 35 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 35 में भी 4 घटनाएं दी हुई हैं और उनका वर्ष उनके सामने मिलान करना है। तो गोवा की स्वतंत्रता कब हुई थी? ये तो नेहरू जी के टाइम पे ही हो गई थी, 1961 में। गोवा की स्वतंत्रता 1961 में। आंतरिक आपातकाल लगा था इंदिरा गांधी के द्वारा 1975 में। इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी 1984 में खालिस्तान आतंकवादियों द्वारा। और ऑप्शन डी है पोखरण विस्फोट, यह इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में ही हुआ था, 1974 में, पोखरण 1 इसको कहते हैं। तो इस तरह से चारों का मिलान हमने कर लिया है। ए का तीसरा और बी का पहला, ए का तीसरा और बी का पहला, यानी ऑप्शन बी सही होगा। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 36। प्रश्न क्रमांक 36 में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और बताना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। मोतीलाल नेहरू का संबंध नेहरू रिपोर्ट से है। जी हाँ, मोतीलाल नेहरू का संबंध नेहरू रिपोर्ट से 1928 में। उसके बाद है MK गांधी का संबंध चंपारण आंदोलन से है, तो हाँ, गांधी जी ने चंपारण आंदोलन किया था। डी है सुभाष चंद्र बोस का संबंध फॉरवर्ड ब्लॉक से है, तो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी कांग्रेस से अलग होने के बाद। MA जिन्ना का संबंध, यानी मोहम्मद अली जिन्ना का संबंध खिलाफत आंदोलन से नहीं है, क्योंकि खिलाफत आंदोलन जब शुरू हुआ था तो जिन्ना ने कहा था कि गांधी यह गलत कर रहे हैं, राजनीति में धर्म को नहीं जगह देनी चाहिए, इसलिए MA जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन का विरोध किया था, क्योंकि एक धार्मिक आंदोलन को गांधी जी ने राजनीतिक आंदोलन में बदलने का प्रयास किया था। तो इस तरह से 36वें का सही उत्तर होगा बी, MA जिन्ना खिलाफत आंदोलन से संबंधित नहीं है। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 37। प्रश्न क्रमांक 37 में 4 घटनाएं हैं और उन घटनाओं को उनके क्रम के हिसाब से व्यवस्थित करना है कि कौन सी घटना कब घटित हुई। तो सबसे पहले है ट्रूमैन सिद्धांत। ट्रूमैन सिद्धांत आया 1947 में, कोल्ड वार की शुरुआत इसी से हुई।
1947। दूसरा है निक्सन सिद्धांत। निक्सन सिद्धांत जब वियतनाम युद्ध चल रहा था तो उस समय गुआम सिद्धांत भी इसको कहते हैं, 1969 में आया, जिसमें कि वियतनाम वार से संबंधित है ये, 1969। आगे है आइजनहावर सिद्धांत। आइजनहावर सिद्धांत 1957 में आया, 1957 में आया। यह भी शस्त्रों से संबंधित है, यानी सैनिक संधि और शस्त्रीकरण से संबंधित है। और चौथा है मुनरो सिद्धांत। मुनरो सिद्धांत सबसे पहले आया 1823 में। यह था कि जिस तरह से यूरोपीय देश अमेरिकी उपनिवेशों पर अपना अधिकार चाहते हैं और उनकी विदेश नीति को या उनके आपसी मामलों में भी हस्तक्षेप करते हैं, तो उसका विरोध करने के लिए यह मुनरो सिद्धांत आया। तो इस तरह से हमने चारों को देख लिया है। अब इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। सबसे पहले मुनरो सिद्धांत, यानी ऑप्शन 4 सही होगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही है। प्रश्न क्रमांक 37 का सही उत्तर है डी। ट्रूमैन सिद्धांत 1947, निक्सन सिद्धांत 1969, आइजनहावर सिद्धांत 1957 और मुनरो सिद्धांत 1823। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 38। प्रश्न क्रमांक 38 आपके सामने है। निम्नलिखित में यह जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों को, ये यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल हैं और इनको टाइम पीरियड के हिसाब से व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हैं यूथांट। यूथांट का टाइम पीरियड कब था? 1961 से 71। 1961 से 71। 1961 से 71 इनका टाइम पीरियड था। कुर्तवाल्दहीम का टाइम पीरियड था 72 से 81। 72 से 81 इनका टाइम पीरियड था। ट्रिगवेली का टाइम पीरियड था 46 से 52। ये पहले थे जो महासचिव बने थे, सेक्रेटरी जनरल बने थे यूएनओ के, 46 से 52। और चौथा है डैग हैमरशोल्ड। डैग हैमरशोल्ड का 53 से 61 है, 1953 से 61। ठीक, तो इस तरह से अब हम चारों को निर्धारित कर सकते हैं। सबसे पहले ट्रिगवेली है, यानी ऑप्शन तीसरा, उसके बाद चौथा डैग हैमरशोल्ड, तीसरा, और तीसरे के बाद चौथा, यानी ऑप्शन सी सही होगा। 38वें का सही उत्तर होगा सी। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 39। प्रश्न क्रमांक 39 में 2 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है, रॉल्स का न्याय सिद्धांत राजनैतिक एवं नैतिक दर्शन में शक्तिशाली, गहन, सूक्ष्म, व्यापक और व्यवस्थित कार्य है। तो पहला कथन तो सही है कि रॉल्स का न्याय सिद्धांत राजनीतिक और नैतिक दर्शन में शक्तिशाली, गहन, सूक्ष्म और व्यापक तथा व्यवस्थित कार्य है। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन है, राजनीतिक दार्शनिकों को अब या तो रॉल्स के सिद्धांत के अंदर कार्य करना चाहिए या स्पष्ट करना चाहिए कि वह ऐसा क्यों नहीं करेंगे। तो दूसरा कथन भी सही है। ऑप्शन 39वें का ए और आर दोनों सत्य है और इस तरह से आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे चुनना पड़ेगा। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 40। अरविंद के लिए सच्ची राष्ट्रीयता सनातन धर्म है। यह कथन तो सत्य है। और दूसरा है, सनातन धर्म से अरविंद का अभिप्राय पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठान था। तो यह कथन गलत है, क्योंकि उनका संबंध सनातन धर्म से पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि उसके दर्शन से था। तो दूसरा कथन गलत है। इस तरह से ऑप्शन सी इसका सही होगा। ऊपर ही सबसे पहले ही ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ऑप्शन ए तब चुनना है जब ए और आर दोनों सत्य हों, आर ए की सही व्याख्या करता हो। ऑप्शन बी तब है जब ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी है जब ए सत्य हो, आर असत्य हो। ऑप्शन डी है ए गलत हो और आर सही हो। तो इस तरह से हमने 2 का निर्धारण कर लिया है। तीसरा देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 41। राजनीतिक आधुनिकता को सामाजिक लामबंदी और आर्थिक विकास का परिणाम समझा जाता है। तो यह कथन तो सत्य है। इसका कारण क्या है? सामाजिक लामबंदी और आर्थिक विकास दोनों विकासशील देशों में काफ़ी दृष्टिगोचर होते हैं। तो यह कथन गलत है। क्यों? क्योंकि सामाजिक लामबंदी और आर्थिक विकास दोनों विकसित देशों में देखे जाते हैं, विकासशील देशों में बहुत कम ही इनके लक्षण मिलते हैं, सामाजिक लामबंदी और आर्थिक विकास के। तो इस तरह से ऑप्शन सी यहाँ पर चुनना पड़ेगा। ए सही है किंतु आर गलत है। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 42। प्रश्न क्रमांक 42 आपके सामने है। संप्रेषण सिद्धांत सरकार को सूचना प्रवाह पर आधारित निर्णयन व्यवस्था के रूप में लेता है। संप्रेषण सिद्धांत सरकार को सूचना प्रवाह पर आधारित निर्णयन व्यवस्था के रूप में लेता है और इसका कारण है यह साइबरनेटिक पर आधारित है।
तो यह पहला कथन और दूसरा कथन दोनों सही है और यहाँ पर ऑप्शन ए चुनना होगा। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 43। मैक्स वेबर की आदर्श प्रकार की नौकरशाही विकासशील देशों के लिए उपयुक्त नहीं है और इसका कारण है वेबेरियन नौकरशाही में नियमों और विनियमों की अधिकता है। तो जो कथन ए है यह सही है कि मैक्स वेबर का आदर्श प्रकार की नौकरशाही विकासशील देशों के लिए उपयुक्त नहीं है और वेबेरियन नौकरशाही में नियमों और विनियमों की अधिकता है, यह भी सही है। इसका सही कारण है, इसलिए ऑप्शन ए चुनना होगा। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 44। भारत का नाभिकीय शस्त्र राज्य है। तो हाँ, भारत एक नाभिकीय शस्त्र राज्य है, इसके पास परमाणु हथियार हैं, पहला सही है। दूसरा है भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, यह भी सही है। लेकिन जो कारण आर है वह कथन ए की व्याख्या नहीं करता, इसलिए ऑप्शन बी चुनना पड़ेगा। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 45। सदस्य राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता को यूएनओ द्वारा सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत के अंतर्गत सुरक्षित करने की चेष्टा की जाती है। तो यह कथन तो सही है कि यूएनओ द्वारा सदस्य राज्यों की सुरक्षा करने की चेष्टा की जाती है सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत के अंतर्गत। इसके बाद है ऑप्शन तर्क आर, राज्यों को युद्ध करने का अधिकार है। तो यह कथन गलत है, क्योंकि राज्यों को ऐसा कोई अधिकार नहीं कि वह युद्ध करें, केवल अपने हितों की रक्षा के लिए या अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए युद्ध किया जा सकता है। तो इस तरह से आर जब गलत है और ये सही है तो ऑप्शन सी चुनना होगा। तो इस तरह से हमने प्रश्न क्रमांक 45 तक सॉल्व किया है। इसके बाद 46 से लेकर 50 तक जो प्रश्न है वह कॉम्प्रिहेंशन पर आधारित है। कॉम्प्रिहेंशन पर आधारित प्रश्न आप स्वयं से हल कर सकते हैं, इसके लिए आपको किसी निर्देश या उत्तर की ज़रूरत नहीं है। आपने यह वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। महादेव।